ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, देश विदेश से आज साधना टीवी और भारतीय योग संस्थान के YouTube चैनल से जुड़े हुए हमारे हजारों लाखों योग प्रेमी और उपस्थित प्यारे बच्चों, आप सबको गांधी जयंती और शास्त्री जयंती और भारतीय योग संस्थान के 58वें योग दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी विशिष्ट मेहमान आए हैं, जैसे आपने अलीपुर के पास बाबा घनश्याम, हमारे बाबा खाटू श्याम दिल्ली धाम के दर्शन किए होंगे। उनके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राधे श्याम जी यहाँ उपस्थित हैं। घनश्याम गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे समाज सेवा और अनेकों संस्थाओं में अग्रणीय श्री दीनदयाल जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मॉडल टाउन के जो विधायक हैं श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अन्य जितने भी विशिष्ट मेहमान हमारे आज हमारे निमंत्रण पर इस दिव्य यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए आए हैं, मैं एक बार मन से आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको शत शत नमन करता हूं। वास्तव में भारतीय योग संस्थान की स्थापना आज से 58 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 1967 को दिल्ली विश्वविद्यालय के ठीक पास बोंटा पहाड़ी पर हमारे भारतीय योग संस्थान के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी के द्वारा पहला योग का केंद्र खोल करके की गई। और आज वो छोटा सा पौधा एक इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व को योग की गंगा में डुबकी लगवा रहा है। बाहर के 10 देशों में हम 62 केंद्र और दिल्ली प्रांत के 23 भारत के 23 प्रांतों में हम 4200 से अधिक योग केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों करोड़ों व्यक्तियों को योग का अभ्यास करवा करके उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभान्वित किया जा रहा है। संस्थान का लक्ष्य क्या रख करके इसकी स्थापना की गई? लक्ष्य था भारत की संस्कृति का संरक्षण व समर्थन। सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत महान लक्ष्य को लेकर के संस्थान लेकर चला और इतने महान लक्ष्य के लिए साधन भी महान चाहिए। अतः यही कारण है कि भारतीय योग संस्थान ने योग को साधन के रूप में चुना, क्योंकि धरती पर इससे बड़ा कोई श्रेष्ठ मार्ग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय दर्शन में योग विद्या का स्थान सर्वोपरि है। योग का प्रादुर्भाव स्वयं हिरण्य गर्भ अर्थात मेरे परम पिता परमात्मा के द्वारा किया गया है। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में, स्मृतियों में, दर्शनों में, अर्थात भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें भी आप जाकर के देखेंगे योग का वर्णन अवश्य मिलेगा। योग सीखो
उपनिषद में कहा गया है, योग अपान प्राण योर एकम सब रजो वेतसोस्तुथा सूर्य चंद्रमा सौर योगो जीव आत्म परमात्मा एवं तो इंद्र जलास्य संयोगो योग उच्चते। अर्थात जब अपान वायु प्राण वायु में मिलती है, स्वराज रूपी कुंडली रेत रूपी आत्मा के साथ मिलती है, सूर्य स्वर का मिलन चंद्र स्वर के साथ होता है, जीवात्मा परमात्मा के साथ उसका एकाकार होता है, तो उसे योग कहते हैं, उसे योग कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, ध्यन्ते धमायमाना नाम धातु नाम ही यथा मधा तथे इंद्रिया नाम ध्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रह। जिस प्रकार अग्नि के अंदर धातु को तपा करके उसके मलों को दूर करके उसे शुद्ध कर लिया जाता है, ऐसे एक योग का साधक अपनी प्राणायाम रूपी अग्नि में अपनी इंद्रियों को तपाकर उनको शुद्ध कर लेता है, उनको अंतर्मुखी कर लेता है, उनको अपने वशीभूत कर लेता है। महर्षि गेरंड कहते हैं, सत्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता च एव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिर् एव न संशय। अर्थात जब हम सत्कर्मों का अभ्यास करते हैं, जब हम शुद्धि क्रियाओं को अपने जीवन में अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो मेरे शरीर का शोधन होता है। जब मैं आसनों का अभ्यास करता हूँ तो मेरा शरीर मजबूत बनता है, सुदृढ़ बनता है, और मुद्राओं का अभ्यास करने से मेरे जीवन में स्थिरता आती है, चाहे वो शारीरिक स्थिरता हो, चाहे वो मानसिक स्थिरता हो। जब मैं प्रत्याहार को अपने जीवन में उतारता हूँ तो मैं धैर्यवान बनता हूँ, और प्राणायाम के अभ्यास से मेरा शरीर और मन हल्का होता है। जब मैं ध्यान में जाता हूँ तो मैं अपने आत्म स्वरूप से साक्षात होता हूँ, और समाधि में मुझे निर्लिप्तता की भावना मेरे भीतर पैदा होती है। जब हम इन सब का कर्मानुसार अनुष्ठान करते हैं, इनका अभ्यास करते हैं, तो आप सच मानिए जीवन में मोक्ष को प्राप्त करने में कोई संशय शेष नहीं रहता, कोई संशय शेष नहीं रहता। क्यों? क्योंकि योग पूर्ण विज्ञान है, क्योंकि योग जीवन जीने की कला है, क्योंकि योग मुझे शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देता है। योग से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, शरीर मन बुद्धि चित्त ये सब स्थिर हो जाते हैं। योग मेरे देश की अमूल्य धरोहर है, योग मेरे इस देश की वसीयत है, योग मेरे पूर्वजों की देन है। योग उस शक्ति का नाम है जो स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की का निर्माण करता है। ये जो हमारे कार्यकर्ता ये जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? आप इतना अनुशासनहीनता क्यों? आप बैठ जाइए, तुरंत बैठिए, बैठ जाइए। अगर योग को हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप नजर आपकी पड़ेगी क्या आज समाज में क्या है? बढ़ता हुआ तनाव, विद्यार्थियों पर बढ़ती हुई पढ़ाई का दबाव, बढ़ती हुई बीमारियां, और समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्य। योग उस शक्ति का नाम है जो इन सब को पुनः स्थापित करके एक संतुलन की स्थिति हमारे जीवन में ला सकता है। जो योग करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, और जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो दूसरों पर बोझ नहीं बना करते। तो मेरे सामने जो दिव्य आत्माएं बैठी हैं, ये वो दिव्य आत्माएं जो इस मार्ग के ऊपर चली हैं। और मैं कहा करता हूं कि जो योगी है, जो साधक है, जो स्वस्थ है, जो निरोगी है, वही अपने जीवन में परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, वही संचित किए सुखों को भोग सकता है, वही दूसरों का कल्याण कर सकता है, वही समाज का कल्याण कर सकता है, वही राष्ट्र की रीढ़ बन सकता है। आज मेरा विषय योग लगाए योग। ये भूमिका बांधी मैं 3-4 बिंदुओं को केंद्र बिंदु बनाकर के योग की महिमा
आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखूंगा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य की जब हम बात करते हैं, आज योग को समाज क्यों अपना रहा है? किसी के घुटने में दर्द है, किसी की गर्दन में दर्द है, किसी को डायबिटीज हो गई, कोई हार्ट पेशेंट हो गया, कोई बीपी का पेशेंट हो गया। जब वास्तव में हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होती, जब हमारा भोजन ठीक नहीं होता, जब हम योगाभ्यास नहीं करते, जब हमारी आयु बढ़ने लगती है, जब हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते, जब हम गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति, पाचन, निष्कासन, अन्य प्रणालियों का आपस में तालमेल बिगड़ने लगता है। और उनके तालमेल बिगड़ने से क्या होगा? शरीर रोगी बनने लगेगा, प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होने लगेगी। आप क्या करेंगे रोगी होकर के? हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयों का, अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। और जब लंबे समय तक अंग्रेजी दवाइयों का आप सेवन करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप सत्य मानिए, मैं अपने इस देश की शक्ति को फक्र के साथ कह सकता हूं कि यदि हम नियमित योगाभ्यास जीवन में अपना लें, सुपाच्य भोजन मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए, दिनचर्या में मैं परिवर्तन ले आऊं, अर्थात मैं स्वस्थ दिनचर्या का पालन करूं, तो मैं शरीर में पैदा हुई असंतुलन स्थिति को सहज रूप में संतुलित करके स्वस्थ जीवन जी सकता हूं। इसके मैं 3-4 उदाहरण दूंगा, योग कैसे हमें रोगों से बाहर निकालता है। सबसे पहले मेरे शरीर के अंदर रोगों की शुरुआत जो होती है, या मन का जो संचय होता है, वो पेरू वाले भाग में होता है। जो मेरा पेट वाला भाग है, जब मेरा पाचन कमजोर होता है, जब मेरा निष्कासन सहज नहीं होता, तो मामला गड़बड़ होने लगता है, वहां रोग पैदा होने लगते हैं। जैसे अपच का रोग, जैसे गैस बनना, दस्त लगना, अल्सर होना, हर्निया होना, बवासीर होना, पित्त की थैली में पथरी होना, गुर्दे की पथरी होना, शरीर में मोटापा आना, एसिडिटी की शिकायत, भूख ना लगना, ये जितने भी मैंने नाम लिए, ये सब पेट ठीक ना होने की वजह से होता है। इनका मूल कारण यही है। अब योग में अगर इसको जोड़ दिया जाए तो मैं एक उपचार के रूप में कह सकता हूं कि योग को जीवन में अपना करके 3 बातें आपको बतलाएंगे: शुद्धि क्रिया, सुपाच्य भोजन और योगाभ्यास। तो आप अपने पाचन को सुदृढ़ और निष्कासन को सहज बना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे यदा कदा भस्त्रिका क्रिया या यौगिक अनिमा का अभ्यास कर लेना, किसी विशेषज्ञ के अंतर्गत जीवन में कभी कभी संत प्रक्षालन का अभ्यास कर लेना, कुंजल का अभ्यास कर लेना, वहनी सार धोती और न्योली का अभ्यास कर लेना, ये वो क्रियाएं हैं जो पेट को स्वस्थ, पाचन को सुदृढ़, निष्कासन को सहज बनाती हैं। ऐसे ही हमारे कुछ आसन हैं जो कि सिर्फ पेट को प्रभावित करते हैं। सभी आसन करना जरूरी नहीं, अपनी पसंद के शरीर की प्रकृति और आयु के अनुसार 3-4 आसनों का भी चयन कर लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। जैसे वक्रासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, लुढ़कना सर्पासन, शलभासन, पवन मुक्तासन, उत्थान पाद हस्तासन जो आपने आज किया, उत्थान पादासन, पाद चक्रासन। अगर इन आसनों का जो व्यक्ति प्रतिदिन अपनी साधना में अभ्यास करता है, इनमें से किन्हीं 4 आसनों का अभ्यास करता है, मैं दावे से कहता हूं उसका पाचन सुदृढ़ और आपका निष्कासन सहज होगा। आप हर रोज 40 से 50 आवृत्तियां 3-4 बाह्य कुंभक में अग्निसार प्राणायाम कर लीजिए। देखिए आपकी आंतों की कैसी मसाज होगी, कैसे आपके पाचक रस बढ़िया बनेंगे, कैसे आपके पाचक रंग अंग आपके स्वस्थ होंगे और आपका पेट ठीक रहेगा। न जाने कितनी बीमारियों से आप बच पाएंगे। पर उसमें एक शर्त है सुपाच्य भोजन, सात्विक भोजन, उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। 5 सवालों के जवाब आप सब पढ़े लिखे हैं, मेरी बात को जरूर मानेंगे, मुझे दृढ़ विश्वास है, क्योंकि आप योग के मार्ग पर चले हैं। अपने आप से हमेशा 5 प्रश्न कीजिए। क्या खाऊं?
कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, क्यों खाऊं। दूसरों से मत पूछिए, शरीर आपका है, खाना आपको है, हजम आपको करना है, पाचन आपका है, तो दूसरों को प्रश्न मत डालिए। मैं क्या खाऊं जो तुझे पच जाए, तू वो खा। अपनी उम्र के हिस्से क्यों खाऊं, स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर का पोषण करने के लिए खा। कब खाऊं, एक उदाहरण, शाम का भोजन 7 बजे तक खाते, बाकी आप संभाल लेना। कैसे खाऊं, चबा चबा के खाऊं। कितना खाऊं, भूख से कम खा ले, ज्यादा खा के क्या करेगा बता। तो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए, आपको भोजन के ऊपर लंबा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मेरा बिंदु रहेगा हड्डियां, क्योंकि आजकल आप देखते हैं हड्डियों के रोग समाज में बहुत ज्यादा होते हैं। जब आयु बढ़ती है और भोजन ठीक नहीं होता, आप निष्क्रिय जीवन जीते हैं, आप योगाभ्यास नहीं करते, तो शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ने लगता है। आज आपका ओपन में कार्यक्रम इसलिए रखा, कम से कम आप मेरे साथ पौना घंटा तो बैठोगे और आपको इस समय विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। अपने प्रभु का साथ साथ धन्यवाद करते रहिए, आपकी हड्डियां आज मजबूत होंगी। और अन्यथा क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ जो निष्क्रिय जीवन जीते हैं, जिनका भोजन ठीक नहीं होता, तो आप कैल्शियम का शोषण नहीं कर पाते। शोषण नहीं होता तो अवशोषण नहीं होता, जब शोषण और अवशोषण नहीं हुआ तो हड्डियों का पोषण कैसे हो सकता है, आप बताइए। तो अतः फिर शुरुआत होती है जोड़ों में दर्द होने की। आपकी हड्डियां सख्त हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, जोड़ों में सलेसक कफ की मात्रा गिर जाएगी, जोड़ आपके सख्त हो जाएंगे। कभी आपकी गर्दन में दर्द, कभी कंधे में दर्द, कोहनी में, कलाई में, उंगलियों में, कुल्ले के जोड़ में, घुटने में, टखने में, न जाने कहां कहां दर्द आप महसूस करेंगे। ऐसा लगता है कि हड्डी का रोग जीवन में आने के बाद जैसे मेरा ये जीवन लाचार और अपंग सा हो गया। दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है, गिलानी होने लगती है, अवसाद की तरफ बढ़ने लगता हूं, अपने आप को मजबूर समझता हूं। लेकिन उसका इलाज जरूर लेते जाना आज मेरे से। वो क्या कि अगर आप सुपाच्य भोजन लेंगे, आपका पाचन ठीक होगा, तो आपके शरीर के भीतर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, उसका शोषण भी होगा भोजन में से, अवशोषण भी होगा, और वही आपकी हड्डियों का पोषण भी करेगा। मैं आपको कुछ आसनों के ऊपर आधारित इसका इलाज बतलाता हूं। देखो, ये सच है, कभी ओस्टियोपोरोसिस तो कभी ओस्टियोपीनिया तो कभी ओस्टियोआर्थराइटिस, ये बीमारियां आम हैं। आप जाओगे 50 साल के बाद डॉक्टर के पास घुटनों का दर्द लेकर के, दुनिया भर के टेस्ट होंगे, लेकिन उसके बाद एक ही होगा कि उम्र की बीमारी है, आपके घुटनों के बीच का जो फ्लूइड है वो कम हो गया। दवाई खाओ, स्टेरॉइड खाओ, थोड़े दिन के बाद फिर आप इंजेक्शन पे आ जाओ, इंजेक्शन भी काम ना करे तो फिर स्टील के चढ़वा लो। या फिर हमारे पास इलाज उसका क्या है कि आप समय रहते योग के मार्ग पर चलो। जोड़ों को स्वस्थ रखने की सबसे बढ़िया योग के अंदर विद्या है सूक्ष्म क्रियाएं। आप उंगलियों की, पैरों के टखने की, घुटने की, कुल्लों के जोड़ों की, कंधे की, कोहनी की, कलाई की, इतनी बढ़िया फिजियोथेरेपी है, ना पैसा लगता ना टका। हर रोज आप ट्रैकिंग और फिजियोथेरेपी करवा के घर को जाओ, इतना बढ़िया काम है ये। एक उदाहरण हो दूंगा, आप देखते हैं कि जीवन में रीढ़ के दोष जरूर आते हैं। कभी डोर्सल की प्रॉब्लम आएगी, कभी रबर की प्रॉब्लम आएगी, कभी सर्वाइकल रीजन की प्रॉब्लम आएगी। आप कैसे अपनी रीढ़ को स्वस्थ रख सकते हैं? एक मैं आपको पैकेज दे रहा हूं आज, आप इसको ध्यान से सुनिए। रीढ़ में जहां 26 गोटियां हैं, आप इन 26 गोटियों को, इनकी गतियों को, इनसे निकलने वाले मूल स्नायु तंत्र को और वहां के आसपास की मांसपेशियों को, लिगामेंट्स को अगर स्वस्थ बनाने की आर्ट अगर योग में सीख गए, तो मैं गारंटी से कहता हूं धरती के ऊपर इससे सुंदर मार्ग रीढ़ को स्वस्थ करने का हो नहीं सकता। क्या करें? सबसे पहले रीढ़ को ऊपर की ओर खींचे, ढीला छोड़ें, खींचे, ढीला छोड़ें। आसन का नाम ताड़ासन। उसके बाद रीढ़ को एक बार पीछे झुकाएं, एक बार आगे झुकाएं। पीछे झुकाना अर्धचक्रासन कर ले, आगे झुकाना है तो पादहस्तासन कर ले। पीछे झुकाना तो उष्टासन कर ले, आगे झुकाना है तो आप शशकासन कर ले, पश्चिमोत्तानासन कर ले, आप जानुसिरासन कर ले। क्या दिक्कत है?
एक बार रीढ़ को दाईं ओर झुकाना, एक बार बाईं ओर झुकाना, त्रिकोणासन कर ले। आप रीढ़ को प्रतिदिन डायगोनल मूवमेंट दीजिए, आगे दिशा में जरूर घुमाइए, जैसे कटी चक्रासन है, जैसे वक्रासन है, जैसे त्रिभुजंगासन है, जैसे मरकट आसन है। जरूरी नहीं ये सभी आसन करना, दो उस कैटेगरी के लिए, दो उसके लिए, दो उसके लिए, एक एक भी हर रोज रीढ़ का अगर आपने सब दिशाओं के अंदर घुमाने के लिए आसनों का अभ्यास कर लिया, तो मैं उस प्रभु को साक्षी बना करके विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी रीढ़ स्वस्थ रहेगी। ये प्रेरणा हेतु जो ये मार्ग भारतीय योग संस्थान समाज में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, ये वास्तव में स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की बहुत महान विद्या है। जो इसको मानेगा अच्छा है, जो मानेगा और करेगा बहुत अच्छा है, और जो मानेगा, करेगा और अनुभव भी करेगा, तो सोचो कि उसने अपने इस जीवन को सार्थक बना लिया। हमारे शरीर के अंदर एक रक्त भ्रमण प्रणाली होती है जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मैं उसको यातायात प्रणाली कहा करता हूं। जैसे शहर के अंदर ताजा माल, फल, सब्जियां, अनाज आता है और फिर रात को जो है ना कचरे की गाड़ियां यहाँ से कचरा लेकर के दिल्ली से या किसी भी मेट्रो सिटी से बाहर लेकर के जाती हैं ताकि शहर साफ रहे। आपके शरीर के अंदर यातायात प्रणाली या आपकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यही काम करता है। जब आप भोजन कर लेते हैं, वहां से जो पाचक रस या पोषक तत्व होते हैं वो रक्त में मिला दिए जाते हैं। जब आप श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे रक्त में ग्रहण कर ली जाती है। ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व लेकर के मेरा शरीर रक्त नलिकाओं के माध्यम से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां ज्वलंत प्रक्रिया के द्वारा उनका पोषण होता है और फिर हमारा जीवन चलता है। वहां पर जो विजातीय द्रव्य अर्थात जातीय पदार्थ जिसको वेस्ट मैटर कहेंगे आप, उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और वो भी रक्त अपने साथ मिलकर के फिर बाहर निकालता है। चाहे वो मल निष्कासन प्रणाली से निकाले, चाहे वो मूत्र प्रणाली से निकाले, चाहे वो बलगम प्रणाली से निकाले, चाहे वो पसीना प्रणाली से निकाले, चाहे वो प्रश्वास के द्वारा निकाले, लेकिन रक्त भ्रमण प्रणाली सुचारू रूप से काम करना जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी रक्त नलिकाएं मोटी होती हैं, चर्बी चिपकने लग जाती है, वो हार्ड हो जाती हैं, अपना लचीलापन खोने लगती हैं। आपको एक सुंदर फार्मूला देकर के भेजूंगा आज। जब आप हर रोज 1 घंटा केंद्रों में आके खींच करके आसन करते हो तो आपकी रक्त नलिकाओं की भीतर की दीवारों पर एक विशेष गर्मी पैदा होती है, और जब ये गर्मी पैदा होती है तो जैसे गर्मी जमे हुए घी को पिघला देती है, आपके भीतर जमा हुई चर्बी भी पिघल जाती है। और जब आप खींचते हैं, शरीर को ढीला छोड़ते हैं, तो आपकी रक्त नलिकाएं लचीली बनती हैं। जब ये लचीली बनती हैं तो रक्त का प्रवाह बढ़िया होता है। वरना क्या होगा, जो 50 साल से ऊपर के हैं सावधान, वरना क्या होगा, ये नलिकाएं मोटी होती होती एक दिन अवरोध पैदा कर देंगी। अगर हार्ट की कॉर्नरी में अवरोध पैदा हो गया तो हृदय रोग का आक्रमण होगा। अगर कोई टुकड़ा वहां से, कोई गुठली, कोई चक्का, कोई छक्का अगर वहां से वसा का टूट करके ब्रेन में जाकर के जम गया तो हम पैरालिसिस के पेशेंट बन जाएंगे। अगर यही चर्बी पूरे शरीर के अंदर ऐसे जमा होगी तो आप ओबेसिटी के पेशेंट बन जाएंगे। अगर यही चर्बी आपके लीवर में जाकर के जमा होगी तो आप फैटी लीवर के पेशेंट बन जाएंगे। न जाने कितने प्रकार की बीमारियां, इवन गॉल ब्लैडर के अंदर जो पथरी जमा होती है वह भी इसी चर्बी का सबसे मुख्य कारण होती है।